हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमई बीएड सीटेट और यूजीसी एनटीए नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए एक और उपन्यास लेकर आऊँगी। ये आपके सिलेबस में है, और अब हमारे 2-3 उपन्यास और रह गए हैं फ्रेंड्स आपके सिलेबस के। उसके बाद हम कहानी शुरू करेंगे। और अगर आपने फ्रेंड्स इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं आपकी पढ़ाई में। अब आपका पेपर नज़दीक आ रहा है, आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और ये उपन्यास है राग दरबारी, जिसके लेखक है श्रीलाल शुक्ल। पहले मैं आपको थोड़ा इसका जीवन परिचय दूंगी लेखक का। उसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी कहानी अंतर्वस्तु बताऊंगी, इसका महत्व बताऊंगी। उसके बाद मैं इसके पात्रों के बारे में बताऊंगी, और मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगी। बाकी मैं आपको पीडीएफ जो है आपकी इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इस वीडियो के, आप वहाँ से पढ़ लेना। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। ये उपन्यास है राग दरबारी, जो श्रीलाल शुक्ल का है। इसमें जो लेखक है श्रीलाल शुक्ल, उसका मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बता देती हूँ। ये जो थे श्रीलाल शुक्ल, ये मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और इनकी जो पहचान है, लोगों की स्मृति इनके अंकित रहती थी। मतलब जो भी जिसको देखते थे उसकी पहचान इनके मन में रहती थी। तो ये जो शुक्ल जी है, इनका जन्म जो है 1925 ईस्वी में लखनऊ के पास एक गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी जो वो वहीं पर हुई थी लखनऊ में। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने गांव के विषय में लिखा है कि इसके दो पक्ष है। जमींदारी वाले दिनों की व्यवस्था में जकड़ा हुआ गांव, जिसमें अलग अलग जातियों की अपनी अपनी परंपराएं, अपने तौर तरीके हैं थे। किसी भी तरह की वर्ग चेतना नहीं थी। हर आदमी की अपनी हैसियत मुकर्रर थी। गंदी गलियां, बच्चे, रास्ते आदि थे। एक और एक भी पक्का मकान नहीं था। दूसरा पक्ष परिवेश और प्रकृति का था। गांव के 3 और खेत थे, और विस्तीर्ण जंगल थे। चौथी और लखनऊ जाने वाली सड़क थी, और घनी अमाराइयों का सिलसिला था। आज जब उस गांव के बारे में सोचता हूँ तो वह एक और कई अद्भुत व्यक्तियों की दूसरी तरफ अपनी प्राकृतिक मोहकता के कारण याद आता है। श्री लाल शुक्ल के इन वाक्यों में अपने गांव ग्राम, फ्रेंड्स जो मैं वाक्य बताया आपको, ये अच्छे से देख लेना, सुन लेना, क्योंकि ये जो है पूछे जाते हैं कि ये किसने कथन कहा है। श्रीलाल शुक्ल के इन वाक्यों में अपने ग्राम और अचल के प्रति उनका प्रेम दिखाई देता है। अपनी मिट्टी के लिए यह सम्मान उनमें आज भी बना हुआ है। वे अपने गांव और रिश्तेदार से मिलने के लिए वहां अभी भी जाते रहते हैं। श्रीलाल शुक्ल की पारिवारिक पृष्ठभूमि निम्न मध्यवर्गीय की थी। उनके दादा एक अध्यापक थे। वे उर्दू, फारसी और संस्कृत के अच्छे जानकार थे। उनके पिता ने स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु हिंदी, उर्दू और संस्कृत की सामान्य जानकारी उन्हें थी। शुक्ल जी ने पढ़ाई लिखाई का संस्कार विरासत में पाया था। अपनी स्कूली शिक्षा को समाप्त कर वे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने इलाहाबाद गए। वहां से उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। इसी समय उन्हें वहां की साहित्यिक संगोष्ठी परिमल में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। विजय देव नारायण शाही, धर्मवीर भारती, केशव चंद्र वर्मा और सर्वेश्वर आदि का उन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ। शुक्ल जी एमए और कानून की पढ़ाई करना चाहते थे, परंतु आर्थिक विपन्नता के कारण उनके लिए यह संभव नहीं हुआ। जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने नौकरी की तलाश की। वे उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा पास कर डिप्टी कलेक्टर नियुक्त हुए। सन 1983 ईस्वी में इस नौकरी से सेवा मुक्त होकर अभी भी लखनऊ में साहित्य सृजन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये थोड़ी बुक, जिस बुक से मैंने आपको ये बताया वो बुक थोड़ी पुरानी है। पता नहीं श्रीलाल शुक्ल अभी है या नहीं, वो मैं आपको सर्च कर लेना, आप देख लेना, क्या पता अभी है या नहीं है। वैसे अभी तो होंगे ही शायद। इनका जो जन्म 1925 में हुआ है, शायद मुझे लगता है ना हो, क्योंकि बुक जो पुरानी है। ओके फ्रेंड्स, सरकारी सेवा के दौरान उत्तर प्रदेश के कई शहरों में उन्हें कई प्रकार के खट्टे मीठे अनुभव हुए। अधिकारी होने के कारण उनके जनसंपर्क का दायरा बढ़ा रहा होगा, इसलिए समाज के अनेक प्रकार के पात्रों से भी उनका परिचय हुआ होगा। ओके फ्रेंड्स, बाकी कुछ इतना ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेन आपको बता देती हूँ कौन सा सही है कौन सा नहीं। और बाकी इनका जो है उपन्यास आप देख लेना कौन कौन से हैं। ये पहला पड़ाव है, राग दरबारी है। पहला पड़ाव जो 1987 में था, और राग दरबारी जो 1968 में। और सोनी घाटी का सूरज है इनका। अज्ञातवास उनके प्रारंभिक उपन्यास है ये, सोनी घाटी का सूरज और अज्ञातवास।
और विश्रामपुर का संत इनका है, 1958-98 का है ये। यह घर मेरा नहीं, ये 1962 में। और उमराव नगर 1985 और 88 में। ओके फ्रेंड्स, तो इनके बारे में इतना मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि इस वीडियो लंबा हो जाएगा ये, और मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी, बाकी आप पीडीएफ में पढ़ लेना। ओके फ्रेंड्स, राग दरबारी जो है ये 1968 में प्रकाशित हुआ और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया इस उपन्यास के लिए। इनको सन 1992 में गिलियन राइट ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये फ्रेंड्स नोट कर लेना, गिलियट राइट ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो बाद में पेंगुइन से प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास के लिखे जाने और छपने के बीच बड़ा लंबा अंतराल है। इसका कारण वही नौकरशाही व्यवस्था है जिसकी आलोचना उपन्यास में की गई है। श्रीलाल शुक्ल सरकारी अधिकारी थे, इसलिए उपन्यास के प्रकाशन के लिए उन्हें विभाग से अनुमति लेना आवश्यक था। ओके फ्रेंड्स, परंतु विभाग के अधिकारियों ने इसमें कई तरह के ऐतराज जाहिर किए, जिससे उपन्यास के प्रकाशन में विलंब हुआ। अंत में श्रीलाल शुक्ल ने जब नौकरी छोड़ने की धमकी दी, तब कहीं जाकर यह व्यवधान समाप्त हुआ और उपन्यास छपकर पाठक वर्ग को उपलब्ध हो सका। ओके फ्रेंड्स, अभी देख लीजिए आप, ये जो उपन्यास है सन 1968 में प्रकाशित हुआ और इन्होंने ये काफ़ी समय पहले लिख दिया था, प्रकाशित नहीं हो पा रहा था। अब इसकी मैं आपको थोड़ा अंतर्वस्तु बता देती हूँ। ये बाकी का मैं आपको ये दे ही दूंगी पीडीएफ में। इस उपन्यास का शीर्षक लेखक ने राग दरबारी रखा है। राग दरबारी संगीत का एक राग और धुन है। अब इसका मतलब समझ लीजिए फ्रेंड्स, राग दरबारी संगीत का एक राग और धुन है जो मध्यकालीन सामंतों के दरबार में उन्हें रिझाने के लिए गाया जाता था। लेखक ने राग दरबारी के माध्यम इस संदेश को संप्रेषित करना चाहा है कि सत्ता के साथ जुड़े रहने के लिए एक खास किस्म के लोचदार व्यक्तित्व की जरूरत होती है, जो अवसर के फ्रेंड्स इसमें थोड़ा अनुकूल नया तेवर अपनाता है। उपन्यास के आरंभ में ही व्यवस्था के उस चरित्र को लेखक एक ट्रक के बिंब के माध्यम से रेखांकित करता है। उपन्यास का आरंभिक वाक्य है, वही एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। हर प्रकार की सत्ता और व्यवस्था मनुष्य के शोषण पर आधारित है। ट्रक का संपूर्ण बिंब लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं को उद्घाटित करता है। लोकतंत्र में पुलिस व्यवस्था का एक अंग है। पुलिस की मनोवृत्ति में मध्यकालीन सामंती अंदाज है। थाने का जिक्र करते हुए उपन्यासकार लिखता है, आराम कुर्सी ही नहीं, सभी कुछ मध्यकालीन था। तख्त, उसके ऊपर पड़ा हुआ दरी का चीथड़ा, कलमदान, सूखी हुई स्याही की दवाते, मुड़े हुए कोने वाले मटमैले रजिस्टर, सभी कुछ शताब्दी पुराने दिख रहे थे। उपन्यास के तीसरे भाग में छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज का जिक्र आता है, जो भ्रष्ट राजनीति और सत्ता के व्याभिचार की रंगभूमि है। शिक्षा की शोचनीय हालत के लिए लेखक शिक्षक और प्रिंसिपल दोनों को संयुक्त रूप से दोषी मानता है। उद्देश्यहीन शिक्षा व्यक्तित्व के विकास की अपेक्षा व्यक्तित्व के लिए घातक होती है। उसका उदाहरण छंगामल विद्यालय के शिक्षक और छात्र है। इस विद्यालय की बागडोर जिन मठाधीश के हाथ में है, वे तथाकथित रूप से सेवक है। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों के लिए देसी हुकूमत के दिनों में देसी हाकिमों को लिए श्रद्धा दिखाते हैं। अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए वे हर प्रकार के कार्य कर सकते हैं, फिर वे चाहे नीतिपूर्ण हो अथवा अनीतिपूर्ण। विद्यालय की प्रिंसिपल इन सत्ताधारियों के चाटुकार हैं। वे वैद्य जी के साथ बैठकर भांग पीते हैं और स्कूल की राजनीति पर चर्चा करते हैं। वे अवसर को देखकर फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसी क्रम में लंगड़ का अवान्तर प्रसंग आता है। वह हमारी न्याय व्यवस्था पर ही नहीं, अपनी जिद्दी मानसिकता पर भी व्यंग करता प्रतीत होता है।
ग्रामीण और शहरी रिक्शा वाला के प्रसंग के बहाने लेखक ने आधुनिकता के विषय में प्रचलित भ्रम को समझाने का प्रयत्न किया है। वास्तव में हमारे समाज में शहरी आधुनिक समझे जाते हैं, जबकि यह यथार्थ नहीं है। उपन्यासकार ने शहरी और ग्रामीण मानसिकता को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा है, इसलिए गांव के प्रति भी उसमें उस प्रकार की मोह या आकर्षण नहीं है। निर्मम होकर लेखक ने ग्रामीण जीवन के विविध पहलुओं को उजागर किया है। इसी संदर्भ में दूरबीन सिंह के प्रसंग का उल्लेख करना उचित होगा। दूरबीन सिंह इसका पात्र है फ्रेंड्स, इस उपन्यास का। दूरबीन सिंह के प्रसंग के माध्यम से लेखक ने गांव समाज के नैतिक पतन का संकेत दिया है। ग्रामीण लोगों में अपराधी को उदात्त हीरो की तरह स्वीकार करने की मानसिकता है। यह हमारे समाज की पतित मनोवृत्ति को सूचित करता है। पढ़े लिखे लोगों में प्रचलित औपनिवेशिक मानसिकता की भी लेखक आलोचना करता है। इस संदर्भ में रंगनाथ में रंगनाथ का टूरिस्टों के समान आगमन होता है। टूरिस्ट गांव के समाज को आत्मीयता से महसूस नहीं कर पाते हैं। वे कुछ चीजों को देखकर अपना विचार निर्धारित कर देते हैं। लेखक इस निर्धारित विचार श्रेणी से असहमत है। कुछ विदेशी जो भारत के बारे में अपना निश्चित मत अभिव्यक्त करते हैं, लेखक उससे सहमत नहीं है। भारत के विषय में फैली प्राच्यवादी अवधारणा का भी वे विरोध करते हैं। लेखक कुछ प्रसंगों के माध्यम से इस प्रकार के खोखले विचार की हंसी उड़ाता है। कॉलेज में मैनेजर के चुनाव के प्रसंग के बहाने लेखक लोकतंत्र की वास्तविकता को पाठक के सामने रखता है। कॉलेज की सालाना बैठक में मैनेजर और प्रिंसिपल के चुनाव की योजना वैद जी ने बनाई। गया दिन के चुनाव के विषय में धारणा है कि चुनाव से कोई मौलिक परिवर्तन नहीं होता, केवल सत्ता का हस्तांतरण होता है। लोकतंत्र की यह सबसे बड़ी विसंगति है, लेकिन कॉलेज के इस चुनाव में सत्ता हस्तांतरण का भी प्रश्न नहीं उठा। बाहुबल से वैद जी ने प्रतिरोधी आवाज को चुप कर दिया। छोटे पहलवान बलराम सिंह और बद्री पहलवान ने ऐसा इंतजाम किया कि चुनाव किसी संघर्ष के बिना संपन्न हो गया। वैद्य जी के प्रभुत्व को सिद्ध करने के लिए लेखक ने जोगनाथ की गिरफ्तारी की योजना को उपन्यास का महत्वपूर्ण संदर्भ बनाया है। जोगनाथ गयादीन के घर चोरी के जुर्म में गिरफ्तार होता है, परंतु उसके खिलाफ पुलिस के पास एक भी सबूत नहीं है। लेकिन फिर भी नया दरोगा उसे गैर जमानती के तहत छोड़ने से इनकार करता है। इस प्रकार वह वैद्य जी की बातों की प्राक्रांतर से अवहेलना भी करता है। उस दरोगा का सिपालगंज थाने से स्थानांतरण हो जाता है। अब आप फ्रेंड्स ये देख लीजिए, मैंने आपको जो MCQs कराए थे उसमें पूछा था सिपालगंज किससे संबंधित है, तो ये राग दरबारी से संबंधित है। इसलिए फ्रेंड्स आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए। सारा सिलेबस आप जितना पढ़ के जाएंगे आप सारे क्वेश्चन निकाल पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये वैद्य जी की सत्ता की ताकत है, जो बिना कुछ बोले अपने अपमान का प्रतिशोध ही नहीं लेते हैं, अभी तो अपना वर्चस्व भी स्थापित करते हैं। सिपालगंज के ग्राम प्रधान के चुनाव की तैयारी हो रही है। जनता हर उम्मीदवार को वोट देने का आश्वासन देती है। वास्तव में उसमें इतनी ताकत ही नहीं है कि प्रत्याशियों के मुंह पर वोट नहीं देने की बात कह रह सके। सिपालगंज में चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिपालपुर वाली। रामनगर वाली तरकीब में ग्राम प्रधान पुलिस की सहायता से सत्ता हथियाता है। नेवादा वाले तरीकों में धर्म को आधार बनाया जाता है। महिपालपुर वाली तरकीब में चुनाव अधिकारी के सहयोग से चुनाव जीता जाता है। सनीचर किसी भी तरीके से चुनाव जीत जाता है। वह अब वैद्य जी की सत्ता को और अधिक मजबूत बनाता है। वह स्कूल की राजनीति में भी हस्तक्षेप करता है। स्कूल की भयानक गुटबाजी अब व्यक्तिगत लांछना पर उतर चुकी थी। खन्ना मास्टर पर चरित्रहीनता के आरोप लगाए गए थे। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन का दौरा होने वाला था, लेकिन वह अंत तक नहीं आता है। अंत में वैद्य जी को ही निर्णय लेना पड़ता है। उसके निर्णय के अनुसार खन्ना मास्टर को स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। खन्ना मास्टर के पद के लिए रंगनाथ का नाम प्रिंसिपल प्रस्तावित करता है। इस प्रसंग में लोकतंत्र, शिक्षा, समाज, सत्ता, गांव की भ्रष्ट होती मानसिकता को लेखक ने बखूबी उकेरने का प्रयत्न किया है। बेला, रूपन और बद्री पहलवान के प्रसंग के द्वारा वर्चस्ववादी मानसिकता की व्यापकता को उठाया गया है। गांव समाज में गयादीन जैसे धनवान किंतु निर्बल आदमी का इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है।
सिपालगंज में राजनीति केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं थी, अभी तो व्यक्तिगत और निजी जीवन में भी उसका दुरुपयोग होने लगा। यह किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक स्थिति है। उपन्यास के अंत में वैद्य जी की गुप्त कामना प्रकट होती है। वे स्वयं राजनीति से संन्यास लेकर बद्री पहलवान को सहकारी संघ के पद पर तथा रुपन बाबू को कॉलेज की मैनेजिंग का भार देना चाहते थे। अब वे इन दोनों अभिलाषाओं का भार बद्री पहलवान को ही सौंपने के लिए कृत संकल्प है। इस प्रकार से उपन्यास में पीढ़ी परिवर्तन होता है। यह देश की वंशवादी राजनीति का कठोर व्यंग ही नहीं, कड़वी सच्चाई भी है। ओके फ्रेंड्स, अब इसका थोड़ा सा महत्व बता देती हूँ। इस उपन्यास का क्या महत्व है। राग दरबारी का परिवेश ठेठ ग्रामीण नहीं है, बल्कि एक कस्बाई प्रकार का समाज है। उसकी समस्या यह है कि वह ना पारंपरिक समाज रह गया है और ना आधुनिक हो पाया है, इसलिए एक विचित्र प्रकार का अंतर्विरोध उस समाज में पैदा हो गया है। उसकी समस्या यह है कि वह ना पारंपरिक समाज रह गया है ना आधुनिक, इसलिए एक विचित्र प्रकार का अंतर्विरोध उस समाज में पैदा हो गया है। यही उपन्यास के व्यंग का भी मूलाधार है। व्यंग के कारण उपन्यास की मूल प्रकृति में संगठनहीनता का भाव पैदा हो गया है। इससे उपन्यास के कथ्य में ठोस वस्तु तथ्य नहीं उभर पाया है। वास्तव में घटना और परिस्थिति के द्वंद्वात्मक तनाव के अभाव ने उपन्यास के कलेवर को प्रभावित किया है। लेखक गंभीर से गंभीर बात को भी सहज बखोल बना देता है। यह वास्तविकता हमारी जिंदगी का अंग है, लेकिन इसे उपन्यास के पूरे परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है। वह टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ प्रतीत होता है। उपन्यास के पढ़ते हुए हमें स्थान स्थान पर यह अनुभव होता है। उपन्यास में स्वातंत्र्योत्तर भारत के विकास की अवधारणा को खंडित होता हुआ दिखाया गया है। स्वतंत्रता, लोकतंत्र, सहकारिता, पंचायत आदि संस्थान भ्रष्ट लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं। सत्ता में दलाल किस्म के लोगों का बोलबाला है, वही सत्ता के नियामक और नियंता है। उसमें आम लोगों की भागीदारी नगण्य और न्यून है। व्यक्तिगत स्वार्थ का भाव राजनीति को इस तरह से प्रभावित करता है कि सभी संस्थानों पर वर्चस्व न केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों का हो जाता है, अपितु वे नैतिक ह्रास के शिकार होते हैं। सिपालगंज का विद्यालय, पंचायत और सहकारी संस्था इसके गवाह है। कस्बे में राजनीति और अपराध के बीच एक साठगांठ है जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विघटन का संकेत है। लेखक राग दरबारी में इस विघटन के लिए जितना मठाधीशों को दोषी ठहराता है, उतना ही सामान्य जनता की मानसिकता की भी आलोचना करता है। सामान्य जन का गलत मूल्यों के खिलाफ लड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उल्टे वे एक आरोपित मानसिकता के तहत इस प्रकार के कार्यों की सराहना करते हैं। उपन्यासकार की चिंता सत्ता की अमानवीयता को लेकर ही नहीं है, इससे अधिक चिंता इस बात की है कि सामान्य मनुष्य अन्याय को कितनी सहजता में स्वीकार करने का आदी होता जा रहा है। राग दरबारी का मौलिक महत्व इस प्रकार की मानसिकता को पहचानने में है। राग दरबारी उपन्यास में मुख्य कथा के साथ कई छोटे छोटे प्रसंगों की भी योजना की गई है। इसमें रंगनाथ की भौतिक अनुभव, रुपन बाबू की आवेगमय प्रतिक्रिया, बद्री पहलवान का बाहुबल, लंगड़ की संघर्षशीलता, ग्यादीन की लाचारी, प्रिंसिपल साहब की स्वामी भक्ति के अतिरिक्त शराब, जुए, चोरी, डकैती, गंदगी, गरीबी और मक्कारी के अनेक प्रसंग उपन्यास में भरे पड़े हैं। ये हमारे सामाजिक जीवन की यथार्थता का प्रत्यक्ष अंकन करते हैं। उपन्यासकार ने जीवन की विषम और यथार्थ परिस्थिति को प्रहसनात्मक बनाकर प्रस्तुत किया है। उपन्यास में कथ्य को जिन घटनाओं और पात्रों के बीच रचा गया है, उसमें मानवीय करुणा और पीड़ा को उत्तेजित करने वाली चेतना का भाव मिलता है। अब इसकी थोड़ी भाषा शैली में आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, कैसी भाषा है, इसकी शैली कैसी है। हास्य और व्यंग के नए तेवर राग दरबारी उपन्यास में सर्वत्र दिखाई देते हैं। भाषा की यह व्यंजना संवेदना को अधिक विक्षुब्ध बनाती है। कहीं कहीं तो यह व्यंजना काव्यात्मक सौंदर्य के स्तर तक पहुंच गई है। यह राग दरबारी उपन्यास की भाषा की शक्ति का प्रमाण है। उदाहरण के लिए उपन्यास के आरंभ में ही ट्रक का पूरा बिंब लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल्यहीनता का संपूर्ण प्रतीक है। ग्रामीण और शहरी रिक्शा वाले हमारे सामाजिक जीवन दृष्टि के दो रूपों को प्रतिबिंबित करते हैं। इसी प्रकार गजाहापन के एक विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली है। उसका भाषा प्रयोग, लोक व्यवहार और रिवाज अलग है। उसमें गांव की मासूमियत और शहरी चतुराई का सुखद संयोग है। व्यवहारिक जीवन में कार्यों की अतार्किक परिणति से व्यंग की सृष्टि हुई है।
व्यंग केवल पात्र, परिवेश और संस्थान के प्रति ही नहीं, अपितु उससे जीवन पद्धति का भी अंतर्विरोध प्रकट हो गया है। छंगामल विद्यालय पर टिप्पणी करते हुए लेखक भी लिखता है, इन्हीं सब इमारतों के मिले जुले रूप को छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज शिवपालगंज कहा जाता था। यहाँ से इंटरमीडिएट पास करने वाले इस लड़के सिर्फ इमारत के आधार पर कह सकते थे कि हम शांति निकेतन से भी आगे हैं, हम असली भारतीय विद्यार्थी हैं। हम नहीं जानते कि बिजली क्या है, नल का पानी क्या है, पक्का फर्श किसको कहते हैं, सैनिटरी फिटिंग किस चिड़िया का नाम है। हमने विलायती तालीम तक देसी परंपरा में पाई है, इसलिए हमें देखो, हम आज भी उत्तरी प्राकृत है। हमारे इतना पढ़ लेने पर भी हमारा पेशाब पेड़ के तने पर उतरता है, बंद कमरे में ऊपर चढ़ जाता है। जीवन और समाज की विश्वसनीय अभिव्यक्ति के लिए राग दरबार की भाषा की भंगिमा पात्र, परिवेश और विषय वस्तु के अनुसार बदलती है। उदाहरण के लिए थाना और अदालत की भाषा में उर्दू मिश्रित शब्दों का प्रयोग मिलता है। उत्तर भारत में कचहरियों में आज भी उर्दू का प्रचलन व्यापक रूप से है। कानून की भारत भाषा का उदाहरण बैजनाथ ने सबूत का पूरा मुकदमा दोहरा दिया। बताया, जोगनाथ के घर की तलाशी मेरी मौजूदगी में हुई। ये 3 जेवर मेरे सामने से बरामद हुए, इन्हें मेरे सामने मुहर बंद किया गया। इस उपन्यास की भाषा में अनुभव की विविधता है। इस विविधता समाज का गहराई से निरीक्षण करने के बाद ही उपजी है। गधा लोगों की भाषा में भद्देपन है, भदेसपन है। प्रिंसिपल साहब वैद्य जी की भाषा में औपचारिकता है। रंगनाथ की भाषा बौद्धिकता से संपन्न है। रूपन बाबू रोमांटिक भाषा का प्रयोग करते हैं और सनीचर में निरीहता है। पात्रों में भाषा का यह अंतर सामाजिक पृष्ठभूमि से संचलित है। एक ही पात्र के मन स्थिति की नाटकीय परिवर्तन से भाषा का लहजा भी बदल जाता है। सेक्स के विभिन्न प्रतीकों द्वारा लेखक ने रंगनाथ, रूपन और बेला की मन स्थिति के लिए एक विशेष प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसकी भाषा थी। अब नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ फ्रेंड्स, राग दरबारी का जो चरित्र है, इसमें मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ। बाकी आप खुद पीडीएफ पे पढ़ लेना। मैं आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कर दूँगी इसके डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ज़्यादा मैं अगर पढ़ के बताऊँगी तो इसका बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं मेन पॉइंट आपको बताऊँगी। ओके फ्रेंड्स, इसके तो मैं आपको पात्र बता देती हूँ। इसके सबसे पहले पात्र है वैद्य जी, और फ्रेंड्स दूसरे पात्र इसमें हैं, इसके थोड़ा बारे में भी है। मैं इसके सारे जितने भी इसके कैरेक्टर हैं, इनके जो बारे में है सब आप पढ़ लेना खुद ही। मैं सिर्फ आपको इसकी पीडीएफ दे दूँगी और आगे मैं इसके पात्र जो आपको थोड़ा लिख के बता देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले इसमें वैद्य जी हैं। वैद्य जी, कुछ तो पात्र मैंने जब आपको इसकी कहानी बताई है तो भी आगे हैं। रंगनाथ, और रूपन। सारी पीडीएफ में आप इसके बारे में, करेक्टरों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, जिससे आपको इनके बारे में पता चल जाए ये किस तरह के थे। उनकी जो इन्होंने वर्ड कहे हैं, कथन कहे हैं जो करेक्टर ने, वो सारे इसमें आपको पढ़ने में मिल जाएंगे। जब मैं आपको पीडीएफ दूंगी, पीडीएफ में आपको सब होगा फ्रेंड्स, आप पढ़ लेना इसको अच्छे से। बद्री पहलवान, नेक्स्ट ले लेते हैं। बद्री पहलवान के बाद इसमें छोटे पहलवान, छोटे पहलवान, और है फ्रेंड्स इसमें वैद्य जी हो गया, रूपन हो गया, बद्री पहलवान हो गया, सनीचर है, सनीचर मेन करेक्टर है। तो इसमें लंगड़, लंगड़ है, रामाधीन, रामाधीन,
भीकम खेड़ची खेड़वी। नाम भी पता नहीं फ्रेंड्स कैसे कैसे हैं। भीकम खेड़ची। ओके। और प्रिंसिपल साहब है, खन्ना मास्टर हैं। खन्ना जो थे फ्रेंड्स वो उसमें गोदाम में भी थे, लेकिन वो खन्ना दूसरे थे, खन्ना मास्टर हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कहीं गलती हो जाए, पूछे किसका कथन है तो आप उसका बता दें। प्रिंसिपल साहब, खन्ना मास्टर, ना मास्टर। पंडित राधेलाल, राधे लाल। ओके फ्रेंड्स। राधेलाल। गयादीन, गयादीन हो गया। जोगनाथ, जोगनाथ। और फ्रेंड्स अगर कुछ रह गए हों तो आपको पीडीएफ में देख लेना। ये मैं इसलिए लिख के बता रही हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी में कभी देखना हो तो आप आराम से इसमें देख लें। शत्रुघ्न, कई बार पेपर के नज़दीक हम नहीं ध्यान रहता है तो हम इसमें वीडियो चला के आप पीछे से भी देख सकते हो कि कौन सा है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका जो मैं कैरेक्टर लिख रही हूँ। शत्रुघ्न सिंह, रिपु दमन, रिपु दमन सिंह। और उनके भाई सर्वदमन सिंह। सिंह। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे इसके पात्र। और फ्रेंड्स आज मैंने आपको ये पूरा राग दरबारी करा दिया है, इसके पात्रों के बारे में बता दिया, इसके लेखक के बारे में बता दिया है। उम्मीद है आपको राग दरबारी के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। और बाकी आप इसकी पीडीएफ में पढ़ लेना अच्छे से, और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, और वैसे इसमें स्मार्ट वर्क तो हो ही गया है, किसके पात्र पता चल गए हैं, किसने क्या कहा ये पता चल जाएगा फ्रेंड्स। और अधिक चाहिए तो आप पीडीएफ भी पढ़ लेना। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतने काफ़ी है। अब नेक्स्ट उपन्यास देखते हैं मैं कब लाती हूँ आपके लिए। और तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, और फिर मिलेंगे। और मैं आपको फ्रेंड्स फिर से कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स को लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को।